was just checking my mobile. वैसे ये मोबाइल कितनी अच्छी चीज़ है ना, इसके साथ हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, अपनी सेल्फी खींच सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, और इसके अलावा हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कनेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन मतलब इन द फॉर्म ऑफ PDF, अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन राइट करके रखना है ऐसा हो रिमाइंडर वगैरह के फॉर्म में, वो कर सकते हैं। इट हैज़ बिकम इंडिस्पेंसिबल। हर एक पर्सन के पास आजकल मोबाइल होना समथिंग ज़रूरी हो गया है। ये बात हम अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के बारे में भी कह सकते हैं। इसमें ACs हो गए, फैंस हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गए, एवरीथिंग, इन सब चीज़ों के बिना हम नहीं रह सकते। और ये सारी चीज़ें हमें किसने दी है? ये सारी चीज़ें हमें दी है हमारे इंजीनियर्स ने, द मोस्ट क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन, जो अपनी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ ऑफ द पीपल सो दैट दे बिकम मोर स्मूथ एंड कंफर्टेबल। आज जो भी हम कह सकते हैं, जो भी हमारी जो लाइफ में कंफर्ट है, स्मूथनेस है, हैप्पीनेस है, जॉय है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इंजीनियर्स, दीज क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। इवन जो हम कोरोना के बारे में बात करते हैं कि भी कोरोना वॉर, स्पेशली मेडिकोज वगैरह, दे वुड हैव बीन ऑल्सो बीन इनफेक्टिव। वो भी इतने, अगर हमारे ये का इंजीनियर्स का सपोर्ट सिस्टम उनके साथ नहीं होता, चाहे उनके फॉर्म में माइक्रोस्कोप्स हो गए, गैजेट्स हो गए, मेडिकेशंस हो गए, दीज हैव बीन देयर हैज बीन कॉन्स्टेंट सपोर्ट बाय दीज इंजीनियर्स थ्रू दीज मेडिकोज, तभी ये इतनी स्मूथनेस है, दे आर मोर इफेक्टिव। अदरवाइज वो तो ऐसे होते हैं हमारे जैसे सरहद पे वॉरियर्स बैठे हुए विदाउट एनी आर्म्स एंड एमिनेशन। किसी भी नेशन की प्रोग्रेस अगर देखनी हो, वो हमारे इंजीनियर्स के ऊपर, उस नेशन के इंजीनियर्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और स्पेशली कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है जो सपोर्ट सिस्टम है वो हमारा इंजीनियर्स देते हैं इन मेकिंग इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारा नेशन है आगे डेवलप करता है। द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल। अब हमने बात कर दी इंजीनियर्स के बारे में। इंजीनियर सिमिलरली जो इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियम एक लैटिन वर्ड है, इंजीनियम है, उससे डिराइव हुआ है। इंजीनियम का मतलब होता है क्लेवरनेस, टू डिवाइस। तो जो इंजीनियर्स अगर हम बात करें तो वो इंडिविजुअल्स हैं जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, मतलब जिसे हम बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैथ्स हैं, उनको यूज़ करते हैं इन सॉल्विंग द डेली प्रॉब्लम्स एंड हसल्स एंड बसल्स ऑफ लाइफ। एक सर्वे हुआ था 2018-19 में, ऑल इंडिया लेवल का एजुकेशन वगैरह का देखा था, तो उसमें देखा था 1/3 जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, दे प्रेफर टू बीइंग इन इंजीनियरिंग। अराउंड मेरे ख्याल से 34.7 lakhs के करीब जो इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने एंट्रेंस लिया था इन दिस इंजीनियरिंग फील्ड। तो देख लीजिए कितना वास्ट है ये फील्ड। और इसके अलावा इट वॉज फाउंड कि जो 71.1% हैं दे वर मेल्स, और जो रिमेनिंग परसेंटेज हैं दैट इज ऑफ फीमेल्स। ये नहीं है कि हमारे जो इंजीनियरिंग जो ब्रांच है ये बिल्कुल एक नई ब्रांच है और ये एकदम ही आ गई, नहीं, इट हैज़ बीन देयर, इट इज़ इमेमोरियल टाइम्स से थी, एशियन टाइम्स में थी। अगर हम कहते हैं कि भी जो स्टोन एज का जो टूल्स बना रहे थे वो जो वेजेस थे, आरोस थे, जो भी चीज़ बना रहे थे वगैरह, दे वर नथिंग बट द पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच। और इसके अलावा भी हम जैसे देखते हैं पिरामिड्स इजिप्ट के हैं, हैंगिंग गार्डन बेबीलोन का है, हमारे इंडिया में भी जो है ये बृहदेश्वर टेम्पल जो है तंजौर में, फाइन। तो ये सारी चीज़ें कुछ और कुछ नहीं है, इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है, फाइन। तो मतलब ये मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि ये एक रीसेंट ब्रांच नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तब से इसका स्कोप काफ़ी वाइड हो गया, बट इट हैड बीन देयर। ओनली थिंग इज कि हमने इतना ज़्यादा इसको इतना इम्पोर्टेंस उस वक्त नहीं दी थी। इवन आप जो देख रहे हैं आर्किमिडीज के जो प्रिंसिपल्स जो
यूज़ करते हैं वो आजकल हमारे रोबोटिक्स वगैरह में भी यूज़ हो रहे हैं। और इसी की तरह से जैसे जो बैरोमीटर वगैरह जो टॉर्चली से बनाए थे, मतलब साइंस इज कंटिन्यूइंग, दैट इज नॉट मतलब कि कभी वो एकदम ईजाद हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, इट हैज बीन कंटिन्यूसली कमिंग फॉर्म। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया। तो इंजीनियर्स का स्कोप काफ़ी वाइड है इंडिया में। मतलब 73 ईयर्स हो गए हैं हमारे इंडिपेंडेंस को, हो जाएंगे नहीं तो उसमें आप देखिए उसमें बहुत स्पेशली जो जैसे सिविल इंजीनियरिंग के फॉर्म में है। सिविल इंजीनियरिंग जैसे आपका डील करते हैं विद जो भी आपके स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, आपके ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, और चाहे हमारे फूड क्राफ्ट से लेके फूड प्रोसेसिंग वगैरह से रिलेटेड करें, केमिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से कह लीजिए, इलेक्ट्रिकल्स के लिए, तो जो स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया इस फील्ड का काफ़ी स्कोप। अब बात करते हैं कि कौन पर्सन है वो इंजीनियरिंग कर सकता है। एक पर्सन जिसमें का भी इंटरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में हो, वो इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, जो प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ठीक है, या फिर जो प्रैक्टिकल वे ऑफ मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व आप करेंगे, ये नहीं कि एक टोपियन आइडिया की तरह ही आप जैसे कर दिया, बट जिसमें आपका सोल्यूशन निकल्स के आए प्रॉब्लम्स के लिए, जो टीम स्पिरिट्स में करें, मतलब दीज आर द एडिशनल क्वालिटीज़। मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो होना ही अच्छा चाहिए, इसके अलावा आपकी टीम वर्क में करना अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होना चाहिए, आपको एथिकल होना चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, देन वन शुड डेफिनेटली गो इन फॉर दिस इंजीनियरिंग। मिनिमम क्वालिफिकेशन इंजीनियर बनने के लिए डेफिनेटली इट इज़ बी, दैट इज़ बैचलर इन इंजीनियरिंग। पर हमारे इंडिया में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो है या तो आप डिप्लोमा कर लीजिए या फिर आप डिग्री कर लीजिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करने के लिए आपको आफ्टर 10th किसी भी डिप्लोमा कॉलेज या पॉलिटेक्निक है उसका इन सबके स्टेट लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, तो आप उसमें कंप्लीट करिए। और मतलब ये मोस्टली मई एंड जून के टाइम पे होते हैं, और इनका जो सिलेबस होता है इसमें डील करता है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और आपकी लैंग्वेज होती है और एक एप्टीट्यूड टेस्टिंग होती है। तो या तो आप इस तरह से एंटर कर लीजिए कि आपने करना है थ्रू डिप्लोमा कीजिए, और उसके बाद में आपने एंट्रेंस क्लियर कर लेना है। उसके बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फिर आप देखिए आपका वेटिंग कहाँ पे आप किस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है या नहीं होता है। अगर आप उस लिस्ट के अंदर आते हैं देन यू कैन गेट एडमिशन over there. After doing 3 years diploma from that college, फिर आप एंट्रेंस के लिए करते हैं और आप सेकेंड ईयर बी जो है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके एज अ जूनियर इंजीनियर कहीं पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट वगैरह में। अगर आपने आगे नहीं पढ़ना तो भाई, अगर आपने एक्चुअली इंजीनियरिंग की डिग्री ही लेनी है तो आपने उसके बाद में 3 years करने के बाद में फिर एंट्रेंस देना है और अपने सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में ज्वाइन करना है। नेक्स्ट वे जो आपका आ सकता है कि डिप्लोमा इंजीनियर्स जो हैं वो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं थ्रू AMIE, दैट इज़ एसोसिएट मेंबरशिप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। तो उधर से आपका वो क्लियर कर जाते हैं तो आपका फिर इक्वलेंट हो जाती है टू द BE लेवल। नेक्स्ट लेवल जो हमने बता रहे थे BE करने के लिए आपने 12th लेवल पे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। उसके बाद में आपका आफ्टर +2 आपका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। मोस्टली आपके ये JEE वाले एग्जामिनेशन होते हैं, तो ये आपने उन एंट्रेंसेस को क्लियर करना है। और उसके बाद में एंट्रेंस क्लियर करने के बाद में फिर आपकी वेटिंग लिस्ट, मतलब आपका पूरा रैंक कार्ड बनता है, स्कोरिंग होती है। फिर आपने उस कॉलेज में अप्लाई करना है जिसमें आपको लगता है कि वे आप जाना चाहते हैं, या आपका जो जिस अप्लाइड ब्रांच में आप देना चाहते हैं उसमें आप जा सकते हैं, मतलब वो सब्जेक्ट अवेलेबल है वहाँ। BE जो आपका है 4 years कोर्स है। BE कंप्लीट करने के बाद में आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट इंजीनियर। और असिस्टेंट इंजीनियर के
अलावा अगर आपने चाहते हैं कि आप आगे और प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप आगे ME या PhD वगैरह भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट के एग्जामिनेशन देते हैं। डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बेटर रहेगा आप किसी रिप्यूटेड या स्टेटस वाले पे आप जाइए क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस लेवल ज़्यादा है। तो वहाँ पे हमारे पास इंडिया में हमारे पास वी हैव IITs NITs, ठीक है। तो आप इनको अगर आप करते हैं तो आपका फ्यूचर स्कोप ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं करियर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया है तो यू विल बी ज्वाइनिंग देयर एज अ JE जूनियर इंजीनियर की तरह ज्वाइन करेंगे। अगर आपने BE की हुई है तो आपकी स्टार्टिंग जो जॉब होगी दैट वुड बी एज ए पोस्ट होगी, दैट वुड बी एज एन असिस्टेंट इंजीनियर। उसके बाद में आपकी जैसे हायरार्की है दैट गोज लाइक SDM दैट इज सब डिविजनल इंजीनियर, फिर असिस्टेंट इंजीनियर आना है आपका, देन वी हैव इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अपर लास्ट में टॉप पोस्ट पोजीशन होती है दैट इज योर चीफ इंजीनियर। तो दिस इज हाउ दे हायरार्की गोज। नाउ एज फार एज आपकी सैलरी की बात करें तो सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वगैरह की वो दैट स्टार्ट फ्रॉम समथिंग फ्रॉम 25 to 30,000 से लेके लैक्स तक में जाती है। अगर सपोज करो आपने IIT से आपने ग्रेजुएशन की है, BE की है, तो आपका जो लास्ट ईयर का जो नेट ग्रॉस सैलरी जो मिला था पैकेज में जो उन लोगों को स्टूडेंट्स को मिला था दैट वाज अराउंड 12.45 लाख्स पर एनम। तो मतलब कि आप कह लीजिए कि जो उनकी जो एवरेज जो सैलरी आ रही थी दैट वाज अराउंड आपकी मतलब 1 लाख पर मंथ के हिसाब से। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट किया, आपने किस तरह से अपने आपको प्रेजेंट किया था इंटरव्यू के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपका इफेक्ट करती हैं, बनाती हैं कि आपको क्या पैकेज आपको मिलेगा। अब बात करते हैं IITs और NITs की। IITs में हमारे जो कंट्री में है दे आर अराउंड 23 जिनकी लिस्ट मैंने अपने ब्लॉग पे डाली हुई है। फाइन। इसके अलावा वी हैव NITs जो थे वो उनको पहले REC बोलते थे, दैट इज रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो 2002 में इसका चेंज ओवर हुआ था एंड दे वाज कॉल्ड एज NITs। देयर आर अराउंड 31, इसकी भी आप मैंने लिस्ट वहाँ पे ब्लॉग पे डाली हुई है। तो जो IITs और NITs का ये बेनिफिट है कि आपने जब IIT से करते हो, IITs के काफ़ी सारे जो IITs हैं दे आर द मेंबर ऑफ लॉर्ड्स। तो लॉर्ड्स में क्या होता है कि आपका वो एशियन और जो यूरोपियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ उनकी पार्टनरशिप होती है, तो उससे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो आपका जो स्कोप है, फ्यूचर है, काफ़ी वाइड हो जाता है। तो दिस इज़ द एडवांटेज। और ये जो आपके जो एंट्रेंसेस होते हैं आपके जो JEE वगैरह के होते हैं, एक तो आपका नॉर्मल जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं उसके रिजर्वेशन वगैरह के अकॉर्डिंगली, वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे डाला हुआ है डिटेल में, तो उसके अकॉर्डिंगली होता है। दूसरा जो आपके जो एंट्रेंसेस होते हैं ये IITs करवाते हैं, JEE IIT के फॉर्म में, तो उसका आपने अलग से मतलब आप भर सकते हैं। तो उसमें आपको भी क्लियर करना पड़ता है अगर आपने IIT में अपना एडमिशन देना है। अब बात करते हैं ब्रांचेस इन इंजीनियरिंग। जैसे आपने देखा होगा मेडिकल में तो ये होता है कि आपने पहले MBBS करना है, फिर वो आपको MD MS लेवल पे आप अपनी कोई पसंदीदा ब्रांच चूज़ करते हैं और उसके लिए कंप्लीट करते हैं। पर इंजीनियरिंग इज समथिंग डिफरेंट। इसमें आपने जैसे आपने BE के लिए में ही आपसे ऑप्शंस मांगे जाते हैं, पूछे जाते हैं आपने कौन सी इंजीनियरिंग के ब्रांच में आपने जाना पड़ता है। तो आपका जैसे आपने क्या किया, आपने +2 कंप्लीट किया, उसके बाद में आपने एंट्रेंस क्लियर किया। एंट्रेंस क्लियर करने के बाद जो भी एफिलिएटेड कॉलेज है उस एंट्रेंस के अकॉर्डिंगली आपने उसमें अप्लाई करेंगे। वहाँ पे आप उसकी फिर अपनी रैंकिंग बनती है। उस रैंक में देखना है आपने कि आपका कौन सी उस रैंक पे कौन सी आपको ब्रांचेस मिल सकती है, या अगर आपको कोई मनपसंद ब्रांच है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको भी रैंक क्रिएट करनी पड़ती है, मतलब यू हैव टू कम्पीट दैट मच फास्टर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वेरियस ब्रांचेस की जो अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग में। दे आर अराउंड 33 ब्रांचेस। कुछ एक ब्रांचेस के बारे में मैंने अपने ब्लॉग में भी डाला हुआ है, मैं जस्ट सजेस्टेड नाउ ऑल्सो। बाकी का आप चेक कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस में। हर एक इंस्टीट्यूशंस में ये ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है।
पहला आता है एरोस्पेस। एरोस्पेस इंजीनियर मतलब पहले तो शुरू में ये कहते थे एरोस्पेस इंजीनियर, क्या मतलब कि पायलट्स बनाएंगे क्या हमें, दैट इज नॉट ट्रू। इसमें आप एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट हैं उनको आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट यू लर्न इट। हमारे अगर बात की जाए मिस्टर कलाम साहब, जो हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं मिस्टर कलाम साहब, ही वॉज ऑल्सो एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, राइट। तो देख लीजिए ही बिकेम मिसाइल मैन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपकी दो ब्रांचेस आ जाती हैं आपकी, एक तो एरोनॉटिकल ब्रांचेस हैं जिसमें कि आप एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करती हैं, दूसरी आ जाती है आपने स्पेस उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग, राइट। तो ये आती है। उसके बाद में आती है आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर में आपसे खेती बाड़ी नहीं करवानी है, इसमें आपसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स गैजेट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, आप उनको जो प्रॉब्लम्स वगैरह मेंटेनेंस वगैरह का है ये काम होता है आपने जो एग्रीकल्चर फील्ड में आप यूज़ करते हैं। उसके बाद में आती है आपकी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, जो भी आप गाड़ी वगैरह में बड़े आराम से बैठ के घूमते हैं, मैटल्स में हैं वगैरह, ये सारे हमारे जो डिज़ाइन किए गए हैं दैट इज़ वाई आर ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। इसके बाद में आती है आपकी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपके पास बायोलॉजी, मेडिसिन और इंजीनियरिंग सबका कॉम्बिनेशंस बनता है। जो आपके जो MRIs हैं, माइक्रोस्कोपिक्स हैं, आपके सर्जिकल मशीन्स वगैरह हैं, ये सारे आपकी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। देन वी हैव केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियर्स होते हैं ये डील करते हैं विद ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह के भी किस तरह से मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके किस तरह से कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं वगैरह समथिंग लाइक दैट। फिर आते हैं आपके सिविल इंजीनियर्स। सबको मालूम है सिविल इंजीनियर्स का, रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, टनल्स हैं, दे आर ऑल बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय आवर सिविल इंजीनियर्स। कंप्यूटर इंजीनियर के बारे में हर कोई जानता है। दे आर अगेन अप टू नेक्स्ट हार्डवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर हमारे हार्डवेयर क्रिएट करते हैं और जो सॉफ्टवेयर वाले हैं वो सॉफ्टवेयर जो आपके सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उनमें डील करते हैं। देन देयर इज ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइन इंजीनियर। ड्राफ्टिंग और डिज़ाइन इंजीनियर मतलब ये जो ड्राफ्टिंग और डिज़ाइन जो पार्ट है ये हर एक इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है, पर कुछ लोग इसमें स्पेसिफाई करते हैं क्योंकि वो कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, क्योंकि हर एक फील्ड में ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। जो भी आपके कोई भी आप कंपनीज वगैरह हैं उसका जो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग वगैरह है वो ये काम करते हैं। उसके बाद में आता है एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हैं, वो देखते हैं सॉइल के बारे में क्या चीज़ है, किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को, इन सब के बारे में डिटेल्स में स्टडी करते हैं। देन वी हैव इज जियोलॉजिकल इंजीनियर्स। ये भी रॉक, सॉइल और जो कोई भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी कितना वायबल रहेगा, किसी को कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। कोई भी चीज़ लगाएं, आप डैम्स भी क्रिएट कर रहे हैं तो इसके सॉइल एरोजन वगैरह किस तरह से होगा, किस आसपास की सराउंडिंग्स को किस तरह से इफेक्ट करेगा, ये हमारे जियोलॉजिकल इंजीनियर्स के बारे में होते हैं। सिमिलरली वी हैव मरीन इंजीनियर्स। जो मरीन इंजीनियर्स होते हैं जैसे आपके होते हैं ना वेसल्स जो जाते हैं आपके सीज में वगैरह में, सबमरीन्स वगैरह हैं, इनको किस तरह से डिज़ाइन करना है, स्पेशली इंटरनल पार्ट्स वगैरह, वो सारा काम इन मरीन इंजीनियर्स का। देन वी हैव इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत पुरानी ब्रांच है जैसे केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस। तो उसमें जैसे पहले हमारे जो भी इंजन्स वगैरह चलते थे दे वर ऑल मैकेनिकली टाइप, दे आर एट प्रेजेंट ऑल्सो इसका काफ़ी यूज़ है सोसाइटी में। देन वी हैव इज पेट्रोलियम इंजीनियर्स की, कहाँ पे हम वेल डिग कर सकते हैं, कहाँ से हमारा ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पुराने वेल्स में से भी हम किस तरह से और ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अ फंक्शन एंड वर्क ऑफ अ फाइन पेट्रोलियम इंजीनियर्स। फिर लास्ट में हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह आता है जो मेंटेन करते हैं और सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी आगे। अब आप देखा जाए प्रोज एंड कॉन्स तो क्या है, बहुत अच्छी ब्रांच है, बहुत इसकी वैल्यू है बुक, और जो भी प्रोग्रेस वगैरह नेशन की वगैरह की वो चल रही है दैट जस्ट इट्स द फंक्शन ऑफ दीज इंजीनियर्स की वजह से। कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि कोई टाइम स्केड्यूल नहीं हो सकता, कभी कभी आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है देखने के लिए भी चीज़ें वगैरह, साइट्स पे जैसे साइट विजिट्स वगैरह कर सकते हैं। फिर आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, आजकल MBA को भी ज़्यादा करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग के साथ में मैनेजमेंट भी हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कि भाई आप अगर आप
ये सब चीज़ें कर सकते हो देन इससे अच्छा, क्योंकि मनी भी बहुत है इसमें, स्टेटस भी है वगैरह, तो और क्रिएटिविटी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जेई के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो आजकल का जो जेई का जो पैटर्न है दैट इज इट हैज़ बिकम ट्वाइस। इसका मैंने सारा डिटेल आपने ब्लॉग पे भी डाला हुआ है, पर थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। तो जेई एग्ज़ाम में आपका एक बार आपका जनवरी में होता है, एक बार अप्रैल में होता है, 2 बार होते हैं। तो दोनों का ही देखते हैं। 2 बार एग्ज़ाम देने का ये होता है कि सपोज करो कोई पर्सन अच्छे से नहीं कर पाया फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो दूसरी बार में इम्प्रूव कर सकता है। और दूसरी या मिस हो गया किसी से, जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट का भी एक बार जनवरी में होता है और दूसरा अप्रैल में होता है। और उसके बाद में आपका जो इसमें एग्जामिनेशन में वही पैटर्न होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथ्स, और इनमें डिवाइडेड है आपका। और आपके हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने उसका गलत करते हो तो आपका -5 मार्क्स होता है। बाकी जो वेटेज वगैरह है उनके बारे में डिफरेंट जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनके डिफर करते हैं यार। तो इस तरह से ही जाना है आपने कि पहले आपने अपना एंट्रेंस क्लियर करना है, फिर आपने अपने कॉलेज में अप्लाई करना है। कॉलेज में देखना है कि वहाँ पे जो जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हो वो ब्रांच वहाँ पे है या नहीं है, और उस पर कौन से परसेंटेज तक पे या रैंक तक के वो ब्रांच आपको मिलती है। या आप सोच सकते हो कि मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग करनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी ब्रांच वगैरह है, एंड यू जस्ट गो देयर एंड उसके बाद में आपसे तो आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो आपसे पूछेंगे आपने कौन सी ब्रांच ऑप्ट करना, तो यू हैव टू एट दैट टाइम आपको बताना पड़ता है उस वक्त कि भाई आपने कौन सी ब्रांच चूज़ करनी है। मैक्सिमम टाइम्स ये होता है कि बच्चों को से स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती कि भाई इस ब्रांच की क्या क्या वैल्यू है क्या नहीं है। कई बार वो कुछ ऐसी ब्रांचेस ऑप्ट कर सकते हैं जो बाद में वो है, वो चेंज ओवर शिफ्ट ओवर में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए बेटर रहेगा आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो कि अगर मुझे ये ब्रांच लेनी है और इसका वेटेज कहाँ तक जाता है, रैंकिंग कहाँ तक जाती है, एंड आई शुड प्रिपेयर। थैंक यू वेरी मच।